हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। और ये वर्गीकरण किसके आधार पे करेंगे अपन? धारा चालन के आधार पर। तो अगर आप धारा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करोगे तो मेनली अपन पदार्थों को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका आता है चालक और दूसरा आता है कुचालक। इन्हीं में एक और बीच की कैटेगरी आती है। मेन तो आपके पास दो ही होते हैं, चालक और कुचालक, पर इनके बीच की एक और कैटेगरी आती है जिसको अपन क्या कह देते हैं? अर्धचालक। नाम से मीनिंग है, आधा चालक होगा और आधा क्या होगा? कुचालक होगा। तो अब अपन आज यहाँ देखेंगे कि धारा के आधार पे चालक पदार्थ क्या कहलाते हैं और कुचालक पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो ये बताया गया कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कराया जा सके आसानी से, अथवा जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनको कह देते हैं चालन और चालक। और जिनमें विद्युत का चालन संभव नहीं होता, उनको नाम दे दिया जाता आपका कुचालक, या उन्हीं को एक और नाम दे देते हैं अपन विद्युत रोधी पदार्थ आपके पास। और जिनमें चालन तो होता है, यानी धारा का चालन आसानी से नहीं होता है। अब आसानी से नहीं होने का मीनिंग क्या है बच्चों? कि आपके पास चालक पदार्थों में आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि जैसे आप सेल या बैटरी लगाओगे तो धारा का चालन होगा तार में, अगर चालक है तो। अगर आपके पास बैटरी लगाए आसानी से धारा प्रवाहित नहीं हो तो अर्धचालक है, यानी कि धारा प्रवाह होने की संभावना है फिर भी आपका आसानी से प्रवाहित नहीं हो, तो उनको कह देते हैं अर्धचालक, जिनके बारे में डिटेल में अपन अपना एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन संभव नहीं होता। जैसे अगर यहाँ उदाहरण देखोगे तो चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, पारा, नमक का विलयन, अम्ल या क्षार, मनुष्य का शरीर या पृथ्वी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब इन चालक पदार्थों में क्या होता है? आपका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, अभी पढ़ेंगे। वो बहुत संख्या में उपस्थित होने के कारण इनमें धारा का चालन आसानी से हो जाता है। ये आपके पास ऐसे पदार्थ हैं जो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और इनमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनुपस्थित होते हैं, जिनके कारण इनमें धारा का चालन क्या नहीं हो पाता? संभव नहीं हो पाता। ये आप देखोगे तो इनमें उदाहरण मिलेगा आपको, एक तो सिलिकॉन, दूसरा आपको उदाहरण मिलेगा इसमें जर्मेनियम। तो ये आपके पास ऐसे पदार्थ हैं जो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? अर्धचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करेंगे। अब अपन ने यहाँ एक नाम दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता आपके पास पदार्थ, और पदार्थ किससे बना होता है? आपका अणु, या ऐसे कह सकते हो परमाणु से। और अगर आप परमाणु की बात करोगे तो परमाणु में आपको दो तरीके के इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। एक आएगा आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में बाउंड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, और एक आएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनको इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। इनका एक और नाम होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका कोई परमाणु है, और इस परमाणु में ये आपके अलग अलग कक्षक हैं, और इन कक्षकों के सबसे आंतरिक भाग में ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ ये जो बाहरी कक्षाएं हैं, इन बाहरी कक्षाओं में आपके पास क्या अवेलेबल है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को नंबर दिया 1, 2 और 3। ये जो स्टार्टिंग के 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको नाम देते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन।
क्यों? क्योंकि आप यहाँ कह सकते हो कि इन पर जो नाभिक का आकर्षण बल होता है, वो नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यानी ये नाभिक के पास होने के कारण इनको नाभिक को ज्यादा बल से आकर्षित कर रखा होता है। और ये जो थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका कारण है कि इन पे जो नाभिक का आकर्षण बल जो होता है, वो नाभिक का आकर्षण बल है, वो क्या होता है? दुर्बल होता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो आपके पास जो धातु पदार्थ होते हैं, उन धातु पदार्थों में क्या कर सकते हैं? आसानी से विचरण कर सकते हैं। जबकि आपके पास ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका आसानी से विचरण संभव नहीं हो पाता। तो इस तरीके से परमाणु में आपके पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन होने का मीनिंग पदार्थ में भी दो तरीके के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये दो तरीके के इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो जिनमें ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो उनमें इनको आसानी से अपन गमन करा सकते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आवेश का गमन हो गया, यानी धारा प्रवाहित होगी। जिनमें ये अनुपस्थित होते हैं, उनमें अपन धारा का चालन नहीं करा सकते। और धारा का चालन नहीं करा सकते तो आप कहोगे कि आपका उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण धारा का चालन नहीं होता। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है, इनका एक और नाम होता है परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, पर जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो ये विद्युत प्रभाव का क्या करते हैं? प्रदर्शन करने का कार्य करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे वो आगे देखेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना कि कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ भी कहलाते हैं। और इन परावैद्युत पदार्थों की खासियत क्या होती है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण इनमें धारा का चालन नहीं होता है, परंतु जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या करेंगे? विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे। तो बच्चों इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपने पास आता है अणुओं के प्रकार। तो वैसे आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि आपके पास जितने भी पदार्थ के अणु होते हैं, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक होता है आपका ध्रुवीय अणु और एक होता है अध्रुवीय अणु। तो ऐसे अणु जिनका धनावेश और ऋणावेश अलग अलग जगह होते हैं, ऐसे कह सकते हो कि अणु में जो धनावेश होता है उसका वितरण केंद्र और जो ऋणावेश होता है उसका वितरण के अंदर अगर फटक फटक हो या अलग अलग जगह लाई करते हैं, तो उन अणुओं को नाम दे देते हैं ध्रुवीय अणु। जैसे आपका HCl है, H2O है या NaCl है। ये आपके पास ऐसे अणु हैं जिनका धनावेश और ऋणावेश अलग अलग जगह स्थित होते हैं, इसलिए इन अणुओं को नाम दिया जाता है ध्रुवीय अणु। ऐसे ही आपके पास जिनके धनावेश और ऋणावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं, जैसे ये H परमाणु है। इस H परमाणु का चाहे आप धनावेश देखो या चाहे ऋणावेश देखो, आपको इस केंद्र बिंदु पर मिलेगा। ऐसे इस H परमाणु का इस केंद्र बिंदु पर मिलेगा। अब अगर आप H2, N2, Cl2, O2, CO2 इनकी बात करोगे, तो इन सभी के केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कौन से केंद्र? एक धनावेश का वितरण केंद्र और एक ऋणावेश का वितरण केंद्र। तो ऐसे अणु जिनमें आपका आवेश अलग अलग नहीं होता है, उनको नाम दिया जाता है आपका अध्रुवीय अणु। और जिनमें अलग अलग होता है उनको नाम दे देते हैं ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय अणु में धनावेश और ऋणावेश अलग अलग होने के कारण आपको एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होने का कारण होता है कि इनका हर अणु या प्रत्येक अणु है वो क्या करता है? एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और अपन पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव में जब आपका प्लस और माइनस अलग अलग जगह स्थित होते हैं,
तो उसके कारण अपन को क्या मिलता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। तो इस तरीके से आपके पास ये दो अणु बनाए गए हैं जिनमें आपका ये HCl का अणु है और ये H2O का अणु है। इन दोनों में अपन अगर देखें तो इनका P है वो नॉट इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के। ऐसे अगर आपके पास यहाँ देखोगे तो इनके धनावेश और ऋणावेश अलग अलग नहीं होने के कारण इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि ऐसे अणु जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है ध्रुवीय कहलाएंगे, और ऐसे अणु जिनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है उनको अध्रुवीय अणु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपने पास क्या आता है कि अपन ने पढ़ा कि पदार्थों में क्या उपस्थित होते हैं, अणु होते हैं, और उन्हीं अणुओं के आधार पे परावैद्युत पदार्थ दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं और एक अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो जैसे मैंने एक कोई ऐसा पदार्थ लिया, उस पदार्थ में मैंने इस तरीके के अणु यूज में लिए। अब इन अणुओं की क्या खासियत है कि इन अणुओं के माइनस और प्लस जो हैं वो अलग अलग केंद्र पर स्थित हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो आपके पदार्थ का निर्माण किया अपन ने, इन पदार्थों में इस तरीके के अणु रखे। किस तरीके के अणु? इन अणुओं को कह देते हैं अपन ध्रुवीय अणु। अब ये पढ़ के आए हैं कि ऐसे अणु जिनका धनावेश और ऋणावेश अलग अलग जगह लाई करता है उनको कह देते हैं ध्रुवीय अणु। और जिन पदार्थों में ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं उन पदार्थों को नाम दे देते हैं अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्यान रखना कि आपके पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें कौन से अणु उपस्थित होते हैं, ध्रुवीय अणु। अगर आप कोई ऐसा पदार्थ लो जिसमें आपके पास इस तरीके के अणु उपस्थित हो, इस तरीके के अणुओं को अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जिनका धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह स्थित होता है, उनको नाम दिया जाता है आपका अध्रुवीय अणु। बच्चों देखो, मैंने आपको ये जो वर्ड बोला धनावेश और ऋणावेश, इसका मीनिंग है कि पदार्थ का जो धनावेश केंद्र होता है और ऋणावेश केंद्र होता है वो एक ही जगह स्थित होते हैं, उनको नाम दिया था अध्रुवीय अणु। जिनमें अध्रुवीय अणु उपस्थित होंगे उनको नाम देंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और जिनमें ध्रुवीय अणु उपस्थित होंगे उनको नाम दिया जाएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ये तो आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया है, और ये आपका अध्रुवीय पदार्थ को प्रदर्शित करने का तरीका हो गया है। अब अपन जानते हैं कि इसमें हर अणु का P है वो कितना होता है, 0। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पदार्थ है कौन सा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इनमें हर अणु का P है वो कितना है, 0 है। पर अपन यहाँ देखें तो यहाँ जैसे इसका P1 ले वो नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे P2 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। पर यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि इनमें कौन सी ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा यानी कि इनके अणु हैं वो ताप के कारण उष्मा ऊर्जा लेंगे, और उस उष्मा ऊर्जा के कारण ये अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होंगे। अनियमित रूप से व्यवस्थित का मीनिंग इनका कोई एक फिक्स क्रम नहीं होगा। एक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर ऐसे है, दूसरे का ऐसा है, तीसरे का आपके पास ऐसा है, चौथे का इस तरीके से है, पांचवे का ऐसा है, छठवें का ऐसा है। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो पदार्थ में बहुसंख्या में जो अणु होते हैं उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। यानी जैसे मान लो इसको इसने कैंसिल कर दिया, ऐसे आपके पास इसके सापेक्ष इसमें कोई ऐसा अणु होगा जिसका विपरीत होगा। तो आप कह सकते हो कि जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनमें अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण तो 0 नहीं होता है,
पर परिणामी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कब होता है, जब आपका विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर ये दोनों पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में लिया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति का मीनिंग अगर E का मान 0 हो तो इनका परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलेगा वो भी किसके बराबर मिलेगा, शून्य के बराबर मिलेगा। तो बच्चों पहले तो ध्यान रखना है कि आपके पास परावैद्युत पदार्थ कितने टाइप के हो सकते हैं, तो दो टाइप के हो सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय उनको कहेंगे जिनमें ध्रुवीय अणु होंगे, अध्रुवीय उनको कहेंगे जिनमें अध्रुवीय अणु होंगे। तो इस तरीके से ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का सिंबल ये है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का सिंबल ये है। अब आप यहां से ये कह सकते हो कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो शून्य नहीं होता है, परंतु इनका रैंडम ओरिएंटेशन यानी कि अनियमित व्यवस्था होने के कारण पी नेट 0 मिलता है। और इनके तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने के कारण पी नेट की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन ये पढ़ चुके हैं कि आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो अपन ने ये भी देखा था कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो दोनों का परिणामी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि अगर किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे तो क्या होगा। तो पहले तो आप क्या बनाओ, एक आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बनाओ। तो ये मैंने कोई एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बनाए हैं जिनमें आपने ये अणु यूज में लिए हैं। इस तरीके से अणुओं को व्यवस्थित किया है और इस व्यवस्था में आपके पास यहां आपने क्या रखा है, E0 रखा है। E0 रखने का मीनिंग आप ये कह सकते हो कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, आपका अनुपस्थित है। और अपन पढ़ के आए कि विद्युत क्षेत्र जब अनुपस्थित होता है तो उनका पी नेट है वो कितना मिलता है, 0। यानी कि आपके पास ये जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में आपका विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने यहां कहा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, यानी आपने क्या किया, इस पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ई की दिशा ऐसे रखी है आपने। अब आप अगर देखोगे तो इसमें ये आपके पास क्या है, अणु, और ये अणु किसकी तरह काम कर रहे हैं, आपका द्विध्रुव की तरह काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं मान लो ये एक अणु कंसीडर करता हूं, ये वाला एक अणु कंसीडर किया जिसमें ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब अगर आप देखोगे तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस पे तो बल इधर लगेगा F प्लस, और इस माइनस पर बल आपका इधर लगेगा F माइनस। अब आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि ये आपके पास क्या, एक द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव पर क्या लगेगा, अगर आपका विद्युत क्षेत्र लेंगे तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बल आघूर्ण लगेगा तो ये इस तरीके से अभी ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, और घूमने की कोशिश करेगा तो ये जो अणु है, जो इसका ये प्लस है ये माइनस है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो प्लस है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा और माइनस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि ये जो प्लस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर विस्थापित होगा, और ये माइनस है, या ये बोल सकते हो
घूर्णन करेगा। और यहां बोल सकते हो कि ये जो माइनस है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत घूर्णन करेगा। और घूर्णन करेगा तो इस अणु की ऐसी स्थिति बन जाएगी। मैंने तो आपको केवल इस एक अणु की बताई है, आप इसमें देख रहे हो कि इन सभी अणुओं पे बल लगेगा, और सभी अणुओं पे बल लगेगा तो आप ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे अणु हैं अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, और इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। इस तरीके से अगर आप देखो तो इसका P1 है, ये P2 है, और ये P3 है। ये सभी क्या है, एक ही दिशा में है। पहले तो ये अलग अलग दिशा में होने के कारण P नेट 0 दे रहे थे। जैसे ही अपन ने ये लगाया तो ये एक ही दिशा में जाने के कारण इनका आपका जो P नेट है वो नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तब आप ये कह सकते हो कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र को, सॉरी, किसी ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आपके पास जो पराविद्युत पदार्थ है वो धारा का चालन तो नहीं करते, पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो आपका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 देते हैं अनुपस्थिति में तो, और उपस्थिति में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो बच्चों ये आपका किस पे प्रभाव हो गया, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पे प्रभाव हो गया कि आपके पास प्रत्येक अणु पर एक बल आघूर्ण लगेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, जो आपका उनको विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिक से अधिक अणु एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे, और आपका एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, आपका प्रेरित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, जिस तरीके से अपन ने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, वैसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहे हैं। और इसके लिए अपन ने ये कोई आपका एक अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ लिया है, और इस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को आप इस तरीके से निरूपित कर सकते हो कि इनका धनावेश और ऋणावेश का वितरण के अंदर है वो एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं। ये आपका क्या है, अध्रुवीय अणु है आपका कोई। और आप यहाँ कह सकते हो कि जब यहाँ E0 है तो इनका जो P नेट है, यानी कि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 0 है। अब आप ये लिख सकते हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, यानी कि आपने क्या किया, ये जो आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ था इसको एक ऐसी जगह रख दिया जहां बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यानी आप इसका एक अणु कंसीडर करो। ये मैंने एक अणु लिया और इस अणु पर इस दिशा में आपका कोई विद्युत क्षेत्र लगा रखा है। अब अपन जानते हैं कि इस प्लस पे तो इधर बल लगेगा और इस माइनस पर इधर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, और इसके कारण आपका ये जो अणु है, ये अणु है वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। यानी ये प्लस इधर आ गया और ये माइनस इधर आ गया। तो आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेश का वितरण के अंदर विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, यानी कि ये धनावेश है, इस पर इधर बल लगा तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, और ऋणावेश का वितरण के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत, यानी कि इस दिशा में विस्थापित हो गया। और इसके कारण ये जो अध्रुवीय अणु था
वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ध्रुवीय अणु में। और आप कह सकते हो कि ध्रुवीय अणु हो गया तो ये किसकी तरह काम करने लग गया, द्विध्रुव की तरह काम करने लग गया। ये तो मैंने आपको एक अणु की स्थिति बताई। ये सारे अणु अगर इस तरीके से व्यवस्थित होंगे तो इस तरीके से ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अणु इस तरीके से कन्वर्ट हो गए और ये अणु इस तरीके से कन्वर्ट हो गए तो आप ये कह सकते हो कि हर अणु में आपको एक द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये P1, P2, P3 यानी हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर था, 0 के बराबर। ये सारे के सारे किसके बराबर हो गए, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, जिसके कारण आपका ये जो P नेट है वो इसका P नेट है वो भी आपको किसके इक्वल मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 के। ये कंडीशन कब है, जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित करोगे यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा तो उस टाइम पे आपके पास ऐसा होगा। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा तब आपके पास अणु इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि चाहे पराविद्युत पदार्थ लें, चाहे ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ लें या अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ लें, जैसे ही उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो उनमें एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस होल प्रक्रिया को नाम दिया जाता है आपका विद्युत ध्रुवण। तो बच्चों अगर आपको विद्युत ध्रुवण के बारे में पूछ ले तो अपन आगे बढ़ेंगे कि ये आपकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपन जो ध्रुवीय या अध्रुवीय अणु होते हैं, पराविद्युत पदार्थ होते हैं, उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखकर क्या करते हैं, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोनों का सिंपल प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अपन क्या पढ़ के आए कि अगर किसी पराविद्युत पदार्थ को चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें एक क्या होता है, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो आपको ये पूछ लिया जाए विद्युत ध्रुवण क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, तो आप ये कहोगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर पराविद्युत पदार्थ को रखें तो उसमें आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। अब यही एक ऐसा पदार्थ आएगा जिसको कहेंगे रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। ये आपका एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें उत्पन्न होने वाला जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और उसी दिशा के अनुदिश हो तो अपन कहेंगे कि आपके पास वो पदार्थ कहलाएगा रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। देखो बच्चों अपन पहले पढ़ के आए थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास ये जैसे कोई अणु है, चाहे कैसा भी पदार्थ लिया जाए, अगर E0 है तो इसका P नेट है वो भी अपन को क्या मिला था, 0 मिला था। अब यही अगर मैं ऐसे कर दूं E नॉट इक्वल टू 0 तो आप ये कह देते हो कि सर इसका P नेट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो प्रक्रिया है वो तो कहलाती है ध्रुवण। इस प्रक्रिया में अगर लिया गया पदार्थ है उसका ये जो द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे इधर विद्युत क्षेत्र लगाया मैंने और इधर ही मेरे को क्या प्राप्त हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो, तो उस प्रक्रिया में आपके पास जो पदार्थ यूज में आता है उसको नाम दिया जाता है रैखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। अब यही आता है एक ध्रुवण सदिश। मान लो इसका अपन V आयतन लें तो V आयतन में अपन को कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हुआ, ये V आयतन लिया गया तो इसमें P मिला। तो आपके पास इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ
उस राशि को पदार्थ का क्या कहा जाता है, ध्रुवण सदिश कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ध्रुवण सदिश p वेक्टर आया वो स्मॉल p अपॉन में v के बराबर होता है। और ये जो स्मॉल p अपॉन v आपने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है वो देखो आपके पास। इसका मीनिंग आपके पास ये है कि ये जो स्मॉल p है ये तो आपके पास है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपने उत्पन्न किया, और v आपने क्या लिया, आयतन लिया, पदार्थ का आयतन। तो आप ये कह सकते हो आपकी ध्रुवण सदिश है वो आपको ये बताएगा कि कितने आयतन में कितना विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हुआ। अब आपके पास अगर कैसा पदार्थ लिया जाए, समदैशिक पदार्थ लिया जाए, तो ऊपर वाली परिभाषा से लिख सकते हैं P समानुपाती E होगा। और ये समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक आएगा। इस नियतांक को नाम दिया जाता है आपके पास काई, इंग्लिश में लिखते हैं CHAI, जिसके बेसिस पे बच्चों को याद रह सके इसलिए अपन इसको चाई भी कहते हैं। अब ये होती क्या है, समानुपाती नियतांक होता है जिसको पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ध्यान रखना कि चाई को कहते क्या है, पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति। क्या काम करती है, ध्रुवता का मापन करने का काम करती है कि किसी पदार्थ में कितना आपका ध्रुवण हुआ और या कितना नहीं हुआ। कैसी राशि होती है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। तो बच्चों आपके पास यहाँ से 3 परिभाषाएं आई हैं जो कभी पूछ लेते हैं आपको। पहली आई ध्रुवण क्या कहता है, तो ध्रुवण होता है कि पराविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही ध्रुवण कहलाती है। अब इस प्रक्रिया में अगर आपके पास उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो और उसके समानुपाती हो तो उस पदार्थ को कह देते हैं रैखिक समदैशिक पराविद्युत। और इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है उसको कह देते हैं ध्रुवण सदिश। और समदैशिक पदार्थ के लिए ध्रुवण सदिश समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, जिससे एक राशि मिलेगी जिसको कहेंगे विद्युत प्रवृत्ति। और यह विद्युत प्रवृत्ति क्या करती है, ध्रुवता का मापन करने का कार्य करती है। और कैसी राशि होती है, मात्रक और विमाहीन राशि। तो बच्चों ये आपके पास कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो अभी अपने पास क्या आएगा, आगे यूज में आएगा। तो अगर आपको पूछ लिया जाए पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे को अगर किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो वो जरूर पूछे, जैसे उसको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। थैंक यू बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।